दरअसल दिन में 2 बार तो माँ से बात हो जाती थी मेरी, लेकिन आज शाम को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि माँ फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। मैं हैरान थी। उसके बाद मैंने 1 घंटे के अंदर 3-4 बार माँ का नंबर फिर से ट्राई किया। फिर मुझे लगा कि यहाँ आके देखती हूँ, तो मैं मेरे बेटे सौरभ को लेकर सीधे यहाँ पहुँची। माँ के घर की एक एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास होती है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। माँ! मम्मी, नानी जिंदा नहीं है। मैंने फटाफट मेरे बड़े भाई प्रवीण को फ़ोन किया। वो रोहिणी में ही रहते हैं। उसके बाद आपको फ़ोन किया। पाँच साल पहले हमारे पापा गुजर गए। तब से माँ अकेली ही रहती थी। मेरी छोटी बहन नंदिनी और मैं रोज फोन पर माँ के साथ बात करते थे, आते जाते रहते थे। आज सुबह ही मेरी बात हुई थी माँ के साथ फोन पर। आज शाम को आपकी माँ से कोई मिलने आने वाला था? फोन पे कुछ कहा था उन्होंने? नहीं सर, माँ ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। माँ दोनों कलाइयों पे 2-2 सोने के कंगन पहनती थी। चारों गायब है। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ लूटा है। यहाँ कोई गहने या कैश नहीं रखती थी वो? कुछ कैश पर्स में रखती थी खर्चे के लिए। वो है, चुराए नहीं गए। कल शाम के बाद आज सवेरे मैं माँ को कॉल करने ही वाली थी। रोज ही करती थी मैं, लेकिन आज सारे कामों में रह गया। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है मैडम कि आज माँ से मिलने कोई आने वाला था या नहीं। जी सर, मैं तो घर पर ही थी, पर ऐसा ध्यान ही नहीं गया कि उनके घर पे कोई आया या गया होगा। और कविता जी चिल्लाई भी होगी तो शायद बाकी आवाजों के बीच हमें सुनाई नहीं दी होगी। दिल्ली में ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जिसका यहाँ आना जाना हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई रिश्तेदार नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि कौन है जो आकर माँ के साथ। ये इधर एंट्री की है, फ्लैट नंबर 301 ए विंग। विजेंद्र सिंह +1, 2 लोग आए थे। आए होंगे, मतलब आए हैं। 2:45 पर। जी हाँ सर, सोसाइटी मैनेजर से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि एंट्रेंस का सीसीटीवी चालू है, पर लॉबी का कैमरा काम नहीं कर रहा। पीछे खड़ा हुआ यंग लग रहा है। हाँ, पर दोनों के चेहरे तो ढके हुए हैं। इन्हें मालूम था कि सोसाइटी में सीसीटीवी लगा हुआ, इसलिए आते और जाते वक्त दोनों वक्त चेहरे ढक रहे हैं। तस्वीर को ध्यान से देखिए। कुछ अंदाजा हो रहा है आप लोगों को कि ये दोनों कौन हो सकते हैं? समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों कौन हैं। मुझे भी नहीं। नंदिनी जान पहचान वाले ही हैं, क्योंकि डोरबेल बजाकर घर में दाखिल हुए। आपकी माँ ने इनके लिए चाय बनाई। घर में 2 चाय के कप मिले, किचन में बर्तन में दूध मिला और छन्नी में चाय की पत्तियां मिली। अम्बे जनरल स्टोर। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं मालिक किशन गुप्ता। आप? द्वारका पुलिस स्टेशन से SI आरती बात कर रहे हैं। जी मैडम, क्या बात है? रंजना टावर्स की कविता आचार्य का कल तुम्हें फोन आया था दोपहर 2:55 पे। कैसे जानते हो उन्हें? सुना मैंने, क्या हुआ? दंग रह गया हूँ। मेरी रेगुलर ग्राहक थी। क्यों फोन किया था उन्होंने? दूध मंगाया था मैडम। किशन, आधा लीटर दूध भेज जल्दी।
जी कविता जी, अभी भेज रहा हूँ। तुम खुद गए थे देने? जी नहीं, मेरी बेटी रोशनी को भेजा था। ये दोनों 2:45 पे सोसाइटी में दाखिल हुए और 3:55 पे वहां से निकले। मतलब 1 घंटा 10 मिनट तक ये उसी फ्लैट में थे आपकी माँ के साथ। फिर उसी दौरान 3:10 पर दूध आया, फिर चाय बनाएगी। चाय बनने में 10 मिनट लगे होंगे। जो 2 कप मिले हैं उनमें आधी चाय बची हुई थी। मतलब चाय के बीच में ही इन लोगों ने कविता जी का कत्ल कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दोनों जान पहचान की हैं, लेकिन सिर्फ कविता जी के हाथ के कंगन चुराए गए, बाकी किसी सामान को छुआ तक नहीं गए। कौन हो सकते हैं ये? प्रीति शर्मा, कहाँ रहती हो तुम? मैं नोएडा में रहती हूँ सर, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और आप मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो कल द्वारका में थी ही नहीं सर, द्वारका में तो मेरा आना जाना ही नहीं है। कविता आचार्य, उनका लड़का प्रवीण आचार्य, बेटी नंदिनी माने, नंदिनी का बेटा सौरभ माने, या प्रवीण आचार्य का बेटा अंकित आचार्य, इनमें से किसी को भी जानती हो तुम? किसी को भी नहीं सर। आप बताएंगे कि बात क्या है? आप मुझे डरा रहे हैं सर। देखो रोशनी, डरो मत, बस ठीक से याद करो और बताओ, जब तुम दूध देने गई थी कविता आचार्य के घर तो तुमने क्या देखा? कुछ नहीं देखा मैडम, मैंने बस डोरबेल बजाई, कविता आंटी ने दरवाजा खोला और मैंने उन्हें दूध का पैकेट दे दिया। अंदर बैठे किसी आदमी को नहीं देखा? जी नहीं देखा, और वैसे भी कविता आंटी ने बहुत थोड़ा ही दरवाजा खोला था। और अजीब बात तो ये थी कि कविता आंटी मुझ पर गुस्सा हो रही थी। तुझ पर? क्यों? क्या पता मैडम, मैं पहले जब भी जाती थी तो कविता आंटी मुस्कुराकर बातें करती थी और थैंक यू बेटा भी बोलती थी, लेकिन कल कुछ तो अलग था। क्या रोशनी, कितनी देर लगा दी तुमने? मेहमान मेरे कब के आके बैठे हैं, चाय नहीं बना पा रही हूँ मैं। आधा लीटर दूध लाने में इतना टाइम लगता है क्या? लेकिन कविता आंटी को इतनी चिड़चिड़ी मैंने पहली बार देखा था। ये दोनों थे अंदर? बोला ना मैडम, कविता आंटी ने बहुत थोड़ा ही दरवाजा खोला था, अंदर देखने का कोई चांस ही नहीं था। और वैसे भी मैं अंदर जाके देखती ही क्या बिना मतलब के। सब हो सकता है वो पहले भी आए होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है सर। मोहित कनौजिया, इन दोनों ने झूठे नाम लिखे और ऐसे ही मनगढ़ंत कोई फोन नंबर भी लिख दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर? क्यों? जब कोई बिल्डिंग में आता है तो पूछते नहीं उससे कौन से फ्लैट में जा रहा है, किस काम से जा रहा है? सच बोलो तो वो जिस अंदाज में आए थे और आकर डायरेक्ट रजिस्टर में लिखने लगे, मुझे लगा कोई जान पहचान वाले होंगे, पहले भी आए होंगे। सिर 1 घंटा तक अंदर थे, कविता जी ने उनको चाय बनाकर पिलाई। प्रवीण या नंदिनी को कुछ तो खबर होनी चाहिए कि वो कौन हो सकते थे। और सब जिस तरह से वो चल के आए, जैसे वो पेश आ रहे थे, शक करने जैसा कुछ लगा नहीं सब। जी नहीं, हमें नहीं लगता कि हमने इन्हें पहले कभी देखा है, लेकिन नाम नंबर गलत दिया है, मतलब गलत इरादे से तो आए थे ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, नाम विजेंद्र सिंह लिखा, लेकिन आचार्य परिवार ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता। और वो नंबर भी किसी नोएडा की प्रीति शर्मा का निकला, जो इस परिवार को नहीं जानते। नहीं पापा, मैं किसी प्रीति शर्मा को नहीं जानता। वो कॉलेज में पढ़ती है अंकित, नोएडा में। पापा, मेरी नोएडा के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से क्या जान पहचान होगी? नहीं मम्मी, हमारे ग्रुप में कोई प्रीति शर्मा नहीं है, और अगर होती भी तो मैं थोड़ी ना ऐसा बोलता कि नानी घर पे अकेले जा जाके उसका मर्डर कर दे। इन्हें देखा है कभी? जानता है इन्हें? नहीं मम्मी, नहीं जानता। नहीं मैडम, मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। हो सकता है इन्होंने ऐसे कोई नंबर लिख दिया हो और निकला मेरा नंबर। आपके उन सर ने फोन किया था, तब भी मैंने उन्हें यही कहा था। देखिए मैम, मेरी बेटी को कोई फंसा रहा है। प्रीति जो कह रही है कि ऐसे ही लिख दिया होगा, हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन एक बात बताओ प्रीति, तुम्हें कोई किसी भी तरह से फंसाना चाहेगा? नो मैडम, मेरा तो किसी के साथ कोई पंगा ही नहीं है। कॉलेज जाती हूँ, घर आती हूँ, बस। किसी दूसरे कॉलेज में या ऑनलाइन ग्रुप में सौरभ माने या अंकित आचार्य नाम के बंदे से कांटेक्ट में आई हो? मैं आपकी कलीग को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जानती हूँ मैम। देखिए मैडम, एक औरत की जान गई है, इसका हमें बहुत दुख है, पर प्लीज इस मामले में आप मेरी बेटी को मत घसीटिए। 2 आदमियों के साथ फाइट बैक क्या करती है बूढ़ी औरत? ऊपर से चाय बनाकर पिलाई। पहचान वाले थे, इसने नहीं सोचा होगा कि गला काटने आए। सिर्फ कलाई से सोने के कंगन चुराए गए, चोरी वाले एंगल की तरफ गुमराह करने की कोशिश की गई। ये 73 साल की थी, किसी पहचान वाले ने ही घर के अंदर आकर ऐसे मार दिया। घर ही के अंदर की कोई अतीत की बात हो सकती है। सर जी, जिस तरह से दोनों ने एंट्री ली थी, उस रास्ते पर मेरे बंदे सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। सोसाइटी के लोगों से बात कर, पता कर कविता जी की लाइफ क्या थी, उनकी दिनचर्या क्या थी, क्योंकि ये मर्डर सीधा सीधा कोई पर्सनल एंगल वाला मर्डर ही लग रहा है। सर जी समझ गए, अभी लगा देता हूँ एक टीम। अच्छा, इससे पहले भी अगर तुम्हारी माँ फोन नहीं उठाती थी
तो भी तुम यूं ही जाती थी सौरभ के साथ उन्हें चेक करने के लिए? हाँ जाती, लेकिन वैसे माँ हमेशा ही फोन उठा लेती थी। 1 घंटा भर रिंग जारी थी और माँ फोन उठा नहीं रही थी। सौरभ ने भी ट्राई किया, फिर हम दोनों ने सोचा चलो देख ही आते हैं। पति कहाँ है तुम्हारे? 6 महीने से अशोक रायपुर में है, ट्रांसफर वहीं हुआ है उनका। आज शाम को आ रहे हैं। अच्छा, प्रवीण और तुम 2 ही भाई बहन हो, कोई और नहीं? जी नहीं। कविता जी प्रवीण के साथ क्यों नहीं रहती थी, या प्रवीण उनके साथ? सर, प्रवीण आचार्य हमारे यहाँ पे 9 साल से सीनियर अकाउंटेंट रहा है। ये प्रवीण आचार्य 10 जुलाई को ऑफिस में आया था। सर, आप यही पता करना चाहते हैं ना कि उसकी माँ के मर्डर के वक्त वो कहाँ था? ऑफिस में था या नहीं? बिल्कुल था। दरअसल हमारे सामने ही उसकी सिस्टर का फोन आया था। खबर सुनने के बाद उसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई। ये जो हालत खराब हुई थी उसकी, ये वाकई में हुई थी या दिखावा था? उसकी माँ का कत्ल हुआ था। नाटक क्यों करेगा? माँ के साथ क्यों नहीं रहते थे? पहले रहता था। हम सब लक्ष्मी नगर में एक ही घर में थे। माँ और पापा चाहते थे कि मैं और दीपाली अपना अलग घर बनाएं। और दूसरी बात, मेरा काम पित्तमपुरा में है। मुझे ज्यादा ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने रोहिणी में घर खरीदा। ऑफिस भी करीब है, पिछले 11 साल से मैं वहीं पर हूं। सर, अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं, कोई घरेलू अनबन ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब दूर रहकर भी काफी करीब थे। नंदिनी, मैं, माँ और हमारी फैमिलीज। आपके माँ बाप लक्ष्मी नगर से द्वारका मंगल विहार कब शिफ्ट हुए? 8 साल पहले। पापा ने रिटायरमेंट के बाद लक्ष्मी नगर वाला घर बेच दिया और यहाँ द्वारका मंगल विहार में रंजना टावर्स में 1 BHK लिया। नंदिनी का घर भी पास ही में था, उत्तम नगर में। लेकिन शिफ्ट होने के 2 साल बाद पापा चल बसे। और आपकी माँ कविता जी ने अकेले रहना पसंद किया? उन्हें अपनी आज़ादी पसंद थी, पर हम हर वीकेंड को मिलते, कभी उनके घर, कभी अपने घरों में। तो फिर साथ क्यों नहीं रहते थे? सबकी अपनी मर्जियां होती है सर। माँ की अपनी मर्जी थी। ये जो लक्ष्मी नगर वाला फ्लैट बेचा गया, उसका पूरा पैसा द्वारका मंगल विहार वाले फ्लैट में डाला गया? जी नहीं, कुछ पैसे FD में है, जिसका इंटरेस्ट माँ को मिलता, ऊपर से पापा की पेंशन। पापा रेलवे की सर्विस में थे। जो भी 2 लोग आए थे ना, ये तय है कि जान पहचान के थे और कत्ल के इरादे से ही आए थे। वो तो जाहिर है ना सर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कौन हो सकते हैं। माँ की तरफ से, पापा की तरफ से, हमारी तरफ से। मैंने तो अपने बेटे अंकित से भी पूछा कि क्या वो किसी विजेंद्र सिंह या प्रीति शर्मा को जानता है, लेकिन उसने भी पता नहीं ये कौन हो सकते हैं। नहीं मैडम, मैं नहीं पहचान पा रही हूँ इन्हें। आपको माँ के फोन में कुछ मिला? इन लोगों ने शायद आने के पहले कोई फोन वोन किया हो। कॉल रिकॉर्ड्स अभी आने बाकी है नंदिनी, लेकिन कॉल लिस्ट से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। हो सकता है मर्डर के बाद उन्होंने नंबर डिलीट कर दिया हो, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? फोन को ही अपने साथ ले जाते ना। ये सवाल भी जवाब मांग रहे हैं। कविता आचार्य के फैमिली और सोसाइटी वालों के अनुसार कविता अकेले रहना पसंद करती, अपने में रहती। जब जरूरत पड़ती तभी घर से निकलती। यह अब और भी रहस्यमय होता गया कि वो 2 हत्यारे कविता आचार्य से किस तरह कनेक्टेड थे और जिनके बारे में फैमिली को भनक तक नहीं थी, और जिन्होंने सिर्फ 4 सोने के कंगन के लिए उनका कत्ल कर दिया था। कविता की मीट सरिता जायसवाल से भी पूछताछ हुई। वही एक थी जो कविता के घर रोज आती जाती। मैडम, मैं इन्हें नहीं पहचान पा रही हूँ। एक जवान लड़का है और एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखता है। ऐसे 2 लोग कभी ना कभी घर पर आए होंगे। मैडम, मैं सुबह 8 बजे आती और 9:30 बजे तक सारा काम निपटा कर दूसरे घर चली जाती। ऐसे 2 लोगों को मैंने कभी नहीं देखा। नंदिनी और प्रवीण को जानती हो? नंदिनी दीदी से कुछ बार मिली हूँ और प्रवीण साहब से 1 आध बार। क्या कविता जी ने कभी बातों बातों में तुमसे कभी किसी घरेलू अनबन का जिक्र किया था? बच्चों के साथ कोई नाराजगी या झगड़ा, ऐसा कुछ भी कहा कभी? कभी फोन पर बात करते हुए सुना हो या कभी चिड़चिड़ी हो रही हो? नहीं मैडम, मैं पिछले 2 साल से वहाँ काम कर रही थी। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कैसे किसी ने उन्हें मार दिया?
वो भी 2 जोड़ी कंगन के लिए। लॉबी वाला सीसीटीवी 2 महीने से खराब पड़ा है और बिल्डिंग एंट्रेंस वाले सीसीटीवी से सिर्फ 1 महीने का फुटेज मिला है, जिसमें दोनों कभी देखा ही नहीं। नंदिनी ने अलमारियों के लॉकर्स ठीक से चेक किए? पक्का कुछ और चोरी नहीं हुआ? कह तो रही है नहीं सर। वैसे कविता जी का मोबाइल और पर्स दोनों ज्यों के त्यों मिले। हाँ गुरु बोल। रंजना टावर के बगल में एक दुकान की सीसीटीवी से कुछ मिला है। दोनों हैं? जी सर, टैक्सी में आए थे। वही है दोनों, बिना कैप के। इसमें भी चेहरे साफ नहीं है। इस गली से एक और राइट लेने के बाद लगभग 5-7 मिनट पैदल चलने पर रंजना टावर से उसी सीसीटीवी से एक और फोटो। सर इसमें भी चेहरे छुपाए हुए हैं। शायद टैक्सी रोकते वक्त नजर पड़ी होगी सीसीटीवी पर, और सोसाइटी की सीसीटीवी के बारे में पहले ही जानते होंगे। मतलब कविता आचार्य घर पे पहले भी आए होंगे। लेकिन सर जी, टैक्सी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे बंदे एक टैक्सी वाले को ढूंढ रहे हैं, शायद वो बता सके कि कहाँ से उठाई थी सवारी इन दोनों की। जैसे कुछ खबर मिलती है फौरन इत्तला कर। दीपक, जब तक कि टैक्सी वाला हाथ लगता है, तुम प्रवीण के बेटे अंकित और नंदिनी के बेटे सौरभ, दोनों पर नजर रखो। इन दोनों कातिलों में से ये लड़का जवान लगता है इसकी। ये कंगन चोरी वाला एंगल मुझे शुरू से अटपटा लग रहा। ये दोनों उस घर पर तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक थे, फिर भी सिर्फ कंगन चुराए और कुछ भी नहीं। सर इस लड़के के साथ जो आदमी था वो हो सकता है ये कविता आचार्य उस लड़के को जानती हो और वह लड़का उस आदमी को अपने साथ लेकर आया हो। उठाया कहाँ से था? नवादा मेट्रो स्टेशन से। पक्का वहीं से? हाँ, दोपहर के समय मैं नवादा मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी लगाता हूँ। जी साहब। द्वारका मंगल विहार चलोगे? चलेंगे ना, बैठो। हाँ, थे तो यही दोनों, लेकिन चेहरा कौन याद रखता है? तुमने इन्हें नवादा मेट्रो स्टेशन से उठाया था या स्टेशन से दूर? टैक्सी लाइन में। मैं तो हमेशा टैक्सी लाइन में होता हूँ। सर जी, नवादा मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को एक बार चेक करना जरूरी है। शायद स्टेशन से बाहर निकलते वक्त उनका थोड़ा छप गया हो सीसीटीवी में। ठीक है, मंगवाता हूँ। तब तक तू अपनी टीम को अंकित आचार्य और सौरभ माने पर लगे रहने के लिए बोल। टैक्सी वाली फोटो नंदिनी और प्रवीण दोनों को दिखाई। सस्पेक्ट्स ने टोपी भी नहीं पहनी थी, लेकिन दोनों नहीं पहचान पाए। पहचान नहीं पाए या पहचानना चाहते ही नहीं? फोन रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। कविता आचार्य या तो नंदिनी से बात करती थी या प्रवीण से, या फिर पोते अंकित और नवासे सौरभ से। तो इन दोनों के फोन नंबर्स फैमिली के किसी और के फोन में होंगे? नहीं सर, प्रवीण और नंदिनी के फोन रिकॉर्ड से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, ना ही अंकित और सौरभ के फोन रिकॉर्ड से। तो फिर इस कत्ल का मकसद क्या हो सकता है? ये कत्ल सिर्फ 2 जोड़ी सोने के कंगन के लिए तो नहीं हुआ होगा, और क्या एंगल हो सकता है? सर ये आचार्य फैमिली पहले लक्ष्मी नगर में रहती थी, शायद वहाँ कुछ हुआ हो और ये दोनों भाई बहन हमसे छुपा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा जो इनसे छूट गया हो। हमारे लक्ष्मी नगर वाले घर का एड्रेस? आप लोग पहले लक्ष्मी नगर में ही रहते थे ना? जी हाँ, लेकिन वो घर तो 8 साल पहले ही बेच दिया था। कोई बात नहीं, आप एड्रेस दीजिए प्लीज। नंदिनी, पुलिस ने लक्ष्मी नगर वाले घर का एड्रेस लिया। पर वहां से कौन आकर ऐसा कुछ करेगा? किराने वाले की लड़की रोशनी, जो घर पर दूध देने आई थी, उसने स्टेटमेंट दिया है कि माँ गुस्से में लग रही थी। नंदिनी, ऐसा कौन हो सकता है जिस पर माँ गुस्सा होगी और उनके लिए चाय भी बनाएगी? कल हम अंतिम संस्कार में गए हुए थे। बहुत ही दुख हुआ मैडम। अभी यकीन नहीं हो रहा है कि कविता जी के साथ ये सब कुछ हो गया। हमें बताया गया जब आचार्य परिवार यहाँ रहता था तो गणेश जी आप और दिव्या जी आप दोनों उनके काफी करीब थे। सालों की दोस्ती थी, एक परिवार जैसे। जब वो लोग यहाँ से अपना घर बेच कर गए थे तो बहुत तकलीफ हुई थी हम लोगों को। बहुत ही अच्छे लोग थे मुकेश जी और कविता जी। ये किससे किया है मैडम? इन्होंने।
जाने पहचाने लगते हैं? ये तो साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। प्रवीण और नंदिनी भी नहीं पहचान पाए। एक बात तो पक्की है, ये दोनों या इनमें से कोई एक कविता जी को बहुत अच्छे से जानते थे। कविता जी ने इन्हें चाय भी पिलाई थी। अपने संजीव जी? क्या वो बता सकेंगे? उनका मुकेश जी के घर काफी आना जाना था। अगर ऐसा कोई है जिसके बारे में प्रवीण और नंदिनी नहीं जानते तो शायद संजीव जी जरूर बता सकेंगे। ये संजीव जी का घर कहाँ है? जी वो तो 2011 में यहाँ से चले गए थे। मुकेश जी से बड़ी गहरी दोस्ती थी उनकी। यहीं सामने बैठकर तो उनका कैरम चलता था। ये लो चौका। क्या बात है, बड़े फॉर्म में हो। ऑलवेज। वाइट आपके लिए बहुत लकी है। क्या बात है? गेम अब तक चल रही है। एक और चाय भिजवा दूं? अरे पूजा, चाय के साथ में तेरे स्पेशल वाले पकौड़े भी भेजना। हाँ। ये मेरा सिक्सर। संजीव पारेख शेयर मार्केट लाइन में काम करते थे। अभी का उनका पता तो मालूम नहीं, पर उनकी माँ ग्रीन पार्क में रहती है। वो संजीव जी तो आउट ऑफ दिल्ली सेटल हुए हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ सुना था। संजीव पारेख की माँ का एड्रेस है आपके पास? जी नहीं, उनका एड्रेस तो नहीं है, पर एक बार उसने बताया था कि वो बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है और उसकी माँ ग्रीन पार्क वाले गुरुद्वारे के आसपास कहीं रहती है। उनकी माँ का नाम याद है आप लोगों को? एक बार संजीव जी की वाइफ पूजा ने बताया था, सावित्री नाम है, सावित्री पारेख। कोई संजीव पारेख जो आपके पिताजी के अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे लक्ष्मी नगर में। हम उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, शायद वो इन दोनों के बारे में कुछ बता पाए। पर हैरानी ने इस बात की है कि आप और नंदिनी अब तक इन दोनों को नहीं पहचान पाए। हम भी यही सोचकर काफी परेशान हैं सर। एक एक रिश्तेदार, दूर का ही सही, सभी के बारे में सोच रहे हैं। कहीं कोई ऐसा रिश्तेदार तो नहीं जिसके टच में हम ना हो पर माँ हो। ऊपर से मुझे अजीब लग रहा है कि आपको माँ के फोन रिकॉर्ड से भी क्यों कुछ नहीं मिला। कम से कम इन दोनों के चेहरे अगर साफ दिख जाए तो हम अंदाजा लगा पाए कि ये दोनों हैं कौन। लगे हुए हैं सर। 2 कांस्टेबल्स लगातार बैठकर दोनों प्लेटफॉर्म्स का फुटेज छाट रहे हैं। सांगवान स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। टाइम फ्रेम भी तो दिया मैंने कि कितने बजे के आसपास ये दोनों स्टेशन पर होंगे। जी सर, कल सुबह तक का टाइम दो सर प्लीज। दूसरी ओर हम संजीव पारेख की मां का घर ढूंढ रहे ताकि उनके जरिए हम संजीव तक पहुंचे और संजीव शायद इन दोनों को पहचान ले। हमने इलाके के सारे ज्वेलर्स को कविता आचार्य के कंगन के फोटोग्राफ्स पहुंचा दिए ताकि अगर कातिलों ने बेचने आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारी तकदीर अच्छी थी कि हम संजीव पारेख का घर ढूंढ पाए ग्रीन पार्क। जी सावित्री पारेख? जी बोलिए, क्या बात है? जी संजीव पारेख आपका बेटा है? जी हाँ। जी हमें संजीव से बात करनी है एक मर्डर केस के सिलसिले में। दरअसल कविता आचार्य नाम की एक औरत का मर्डर हुआ है। संजीव उन्हें और उनके हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते थे। हमारे पास दोनों कातिलों की तस्वीरें हैं लेकिन उन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा है। हो सकता है संजीव उन दोनों को पहचानने में हमारी कोई मदद कर सके। कहाँ है संजीव? मुझे नहीं पता कहाँ है संजीव। उसका कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? जी नहीं, मेरी काफी लंबे अरसे से उसके साथ बातचीत नहीं हुई। जी बेटा है वो आपका? हाँ है। वैसे संजीव की बेटी आंचल मेरे साथ रहती है। हो सकता है उसकी बात अपने पापा से होती हो। जी बुलाइए आंचल को। वो तो कॉलेज गई है। ठीक है, उसका नंबर दे दीजिए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. हमने कविता आचार्य के पोते अंकित आचार्य और नाती सौरभ माने पर कड़ी नजर रखी। कत्ल के दिन 10 जुलाई को वो दोनों कहाँ थे, क्या कर रहे थे, हर एक डिटेल निकाली, पर हमें अब तक उन दोनों के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था। अब 2 बातें एक साथ होने वाली थी। एक, हाथ आने वाला था नवादा मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी क्रैक, जिससे हमें दोनों संदिग्ध के चेहरे साफ मिलते। और दूसरी बात थी संजीव पारेख की मां सावित्री से मिलने वाली एक अजीब सी खबर। सावित्री जी, मैंने आंचल को फोन किया था, उसका फोन लगा ही नहीं। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अरे मैडम, मैं तो खुद ही आंचल को लेके परेशान हूँ।
वो ना तो कॉलेज से घर लौटी है और नहीं उसका फोन लग रहा है। मैंने उसकी सहेलियों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो कॉलेज के बाद तुरंत निकल गई थी और सबको लगा कि वो रोज की तरह घर गई होगी, पर नहीं। मैंने अपने छोटे बेटे राजीव से भी बात की लेकिन वो कहीं नहीं है। सर, मैंने सावित्री जी से कहा है कि हम आंचल के कॉल रिकॉर्ड्स तुरंत मंगवा रहे हैं और उनसे कहा है कि वो आंचल की सहेलियों से दोबारा बात करें। क्या आंचल का गायब हो जाना कविता आचार्य के मर्डर से जुड़ा? आंचल को कैसे पता चला कि तुम उसे कॉल करने वाली? सर, सावित्री जी के अलावा तो किसी को भी नहीं पता था कि मैं आंचल को कॉल करने वाली हूँ। और सावित्री जी ने यह कहा कि वो संजीव के टच में नहीं है, आंचल हो सकती है। जी सर। आंचल पारे के गायब होने का रहस्य अगले ही दिन रोशनी में आने वाला था जब नवादा मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगती। ने उसका फोन नंबर लिया और वो एकदम से गायब हो गई। हम खुद हैरान हैं सावित्री जी कि ऐसा कैसे हो गया। वैसे ग्रीन पार्क की पुलिस भी लगी है आपकी पोती को ढूंढने में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी पोती आंचल से सिर्फ इसीलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि हम संजीव तक पहुंच सके और संजीव से इन दोनों तक। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोती मिल जाएगी। एक मिनट, वो फोटो फिर से दिखाएंगी? ये तो मेरा बेटा संजीव है और साथ में मेरा पोता समीर, आंचल का छोटा भाई। आरती ने कॉल किया अभी। ये दोनों संजीव पारेख और उसका बेटा समीर पारेख है। संजीव की मां सावित्री जी ने इन दोनों को पहचान लिया। आप लोगों ने नहीं पहचाना? लक्ष्मी नगर में आपके पड़ोसी रह चुके हैं। हाँ सर, पर हमारे वहां से निकल जाने के बाद ये लोग वहां आए होंगे। हाँ, मैं तो कभी नहीं मिली इनसे, ना माँ पापा से कभी सुना इनके बारे में। सावित्री जी, आपका फोन। हेलो माँ, मैंने भी आंचल के नंबर पे फोन किया था। संजीव भैया ने फोन उठाया। राजीव कहाँ है संजीव? और आंचल कहाँ है? उन्होंने कहा वो दोनों ठीक है और बोले दोबारा फोन मत करना। हाँ राजीव। संजीव भैया, आंचल का फोन आपके पास है? कहाँ है वो? आंचल मेरे साथ है, बिल्कुल ठीक है। और सुन, दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया, आगे कुछ बोला नहीं और फोन काट दिया और तब से फोन फिर से स्विच ऑफ है। राजीव, संजीव और समीर ने किसी का कत्ल कर दिया है। क्या? कत्ल कर दिया? किसका? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ है संजीव? आंचल है साथ में? समीर भी साथ है? राजीव को कुछ नहीं बताया उसने कि कहाँ है, बस फोन काट दिया। और वो औरत जिसको मार डाला, क्यों मार डाला? हमें अभी पता लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको हमें बताना होगा संजीव के बारे में। गणेश भाई, ये संजीव पारीक और उसके बेटे ने मां को क्यों मार डाला होगा? मुझे नहीं पता प्रवीण। ये संजीव तो काफी करीब था तुम्हारे मम्मी पापा के। इसकी कविता जी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? नवादा मेट्रो स्टेशन से बाहर आए और फिर टैक्सी लेकर द्वारका मंगल विहार तक आए और कविता जी की सोसाइटी से कुछ दूरी पर उतर गए और फिर चेहरा छुपाकर सोसाइटी के रजिस्टर में फर्जी नाम और फर्जी नंबर लिखकर फ्लैट तक पहुंचे। फिर वही कर गए जो करने आए थे, कविता आचार्य का कत्ल। मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा सर, इतनी अच्छी दोस्ती थी। संजीव की बेटी आंचल भी गायब हुई कल और अब वो संजीव के ही साथ है। गणेश भाई, इस संजीव पारेख का माँ पापा से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, होता तो इनाम पहले बता देते। सर, मैं सावित्री पारेख और संजीव के छोटे भाई राजीव पारेख के साथ वहाँ आ रही हूँ। ये लोग कह रहे हैं इन्हें कोई आइडिया नहीं संजीव ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, हम उनसे पता करते हैं कि संजीव अपने बेटे समीर और बेटी आंचल को लेकर कहाँ जा सकता है। तुम उनसे पता करो संजीव की पत्नी पूजा कहाँ है। पूछा मैंने सर। सावित्री जी कह रही है कि पूजा संजीव को 3 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। गणेश जी, दिव्या जी, पूजा ने 3 साल पहले संजीव को छोड़ा। आप लोगों को कुछ आइडिया है कि पूजा इस वक्त कहाँ हो सकती है? हमें कैसे पता होगा सर?
हमें तो ये भी पता नहीं था कि पूजा ने छोड़ दिया। कविता जी ने आप दोनों से संजीव पारेख का कभी जिक्र नहीं किया? नहीं सर, मुझसे तो कभी नहीं किया। मुझसे भी नहीं, पर ऐसे भी क्या अनबन, कितनी भयंकर तरीके से माँ को। संजीव अपने बच्चों के साथ कहाँ जा सकता है? इससे पहले कहाँ था वो? सर एक्चुअली हमें संजीव भैया के बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं रहता है। बस 2 साल पहले उन्होंने बच्चों को माँ के पास भेज दिया, हाथ में एक चिट्ठी थमाकर। मैं शहर के बाहर जा रहा हूं। माँ, तुम समीर और आंचल की देखभाल करना। मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज हो, लेकिन बच्चे मासूम हैं। आपके पोता और पोती हैं, उनके साथ उनके मार्कशीट्स भी हैं। अगर राजीव और आप उनको आगे कॉलेज पढ़ाओगे तो उनके लिए अच्छा होगा। संजीव। और उस चिट्ठी में कोई अफसोस वफसोस कुछ नहीं था, ना थैंक यू ना सॉरी, बस एक रिक्वेस्ट थी। ऑर्डर ही समझिए कि आंचल और समीर की देखभाल हम लोग करें। फिर माँ ने देखभाल शुरू की, मैंने भी मदद की, स्कूल में एडमिशन वगैरह करवाया। खून है हमारा। फिर अचानक 6 महीना पहले संजीव भैया आए और समीर को लेकर चले गए, पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा कर। क्यों ले जा रहा है, क्यों पढ़ाई छुड़वा रहा है, कुछ भी नहीं बताया। बस ले गया समीर को, और अब ऐसे ही अचानक आंचल को लेकर चला गया बिन बताए। सावित्री, हमें लगता है आंचल खुद अपनी मर्जी से संजीव के साथ गई, क्योंकि जब हमने आपसे कांटेक्ट किया और आपने हमें आंचल का नंबर दिया, उसके तुरंत बाद किसी ने आंचल को यह बताया कि हम उसके फादर को ढूंढ रहे हैं। सावित्री जी, आपके घर से निकलते ही मैंने तुरंत आंचल को फोन किया था, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था। शायद उससे पहले ही उसको संजीव का फोन गया होगा। हेलो आंचल, पापा बोल रहा हूँ। पापा, कहाँ हो आप? घर आए हो? नहीं बेटा, मैं तुमको लेने आया हूँ। कहाँ आना है लिख लो, जल्दी से आ जाओ। और सुनो, फोन स्विच ऑफ करना, ओके? क्यों, क्या हुआ है पापा? सब मिलकर समझाऊंगा, जल्दी से एड्रेस लो। सावित्री, क्या संजीव आपके टच में था? क्या उसने कहा था आपसे कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? आपको पता था कि संजीव ने मर्डर किया है? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। 1 मिनट सर, आप सीधा मेरी माँ के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं। इनको तो पता भी नहीं था कि संजीव भैया और समीर कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और ये जो औरत है जिसका मर्डर हुआ है, हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना कभी। इस वक्त संजीव कहाँ हो सकता है? और उसकी पत्नी पूजा कहाँ मिलेगी? नहीं मालूम। वो पूजा के लायक था ही नहीं कभी। वो किसी औरत के लायक नहीं था जो कभी उसकी जिंदगी में आई थी। देखिए, मेरा बेटा संजीव, मैंने जाना उसे जरूर है, लेकिन वो ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, आज तक समझ नहीं पाई हूं मैं उसको। एक बूढ़ी औरत को मार डाला उसने, मार डाला, और साथ में समीर को शामिल किया। कितना छोटा है समीर। मैं मां होते हुए भी अपने बेटे संजीव को आज तक नहीं समझ पाई कि किस मिट्टी का बना हुआ है वो। संजीव पारेख चिकनी चुपड़ी बातें करता। वो अपने रुतबे से लोगों का विश्वास और दिल जीत लेता, उन पर पकड़ जमा लेता और अपनी बातों के लपेटे में लेकर उसके शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनसे पैसे निकलवाता, फिर उन्हें ठगता, उनके साथ फ्रॉड करता और फिर नए शिकार की तलाश करता। सालों पहले जब वो हैदराबाद में अपनी हेरा फेरी के कारोबार में पैर जमा रहा था, तब वो अमृतसर की गुरप्रीत कौर से मिला और उससे शादी करने के पीछे भी उसका एक ठोस मकसद था। गुरप्रीत का पिता एक रईस आदमी था और इसकी वजह से संजीव को रहने की जगह आराम से मिल गई। उसका पहला बच्चा लड़का था जो गुरप्रीत से हुआ था और उसे गुरप्रीत को जया नायडू के लिए छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक तो वो हमारे जात की नहीं थी, ऊपर से डिवोर्सी थी। पति छोड़ा था उसने अपना, घर
घर तोड़ा था अपना संजीव के लिए। मुझे वो शादी कभी मंजूर नहीं थी। हमें संजीव भैया के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किससे मिलते हैं। एक तो वो मोबाइल फोन नहीं रखते और जब उन्हें जरूरत होती है सिर्फ तभी कांटेक्ट करते हैं। सर, इस आंचल के फोन रिकॉर्ड से आइडिया मिलेगा संजीव ने इसे कहाँ बुलाया होगा मिलने। मंगवा ऑन द डबल। अब हमारे पास संजीव से जुड़ी 4 औरतों के नाम है। पहली बीवी गुरप्रीत कौर अमृतसर की, दूसरी बीवी जया नायडू हैदराबाद की, तीसरी बीवी पूजा पारेख जिसकी कोई डिटेल नहीं है, और अब ये मानसी बनर्जी जो उसके साथ रह रही है और जिसका पता हमें नहीं है। दीपक सावित्री और राजीव के पीछे अपने आदमी लगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इन दोनों ने हमें जितना बताया इससे ज्यादा जानते हैं। संजीव ने कविता जी को क्यों मारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रवीण। क्या किसी झगड़े का जिक्र किया था माँ पापा ने? नहीं नंदिनी, कभी नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेशन के सीसीटीवी में जो तस्वीर है वो संजीव और उसके बेटे की है, लेकिन मर्डर करने वाले 2 लोग कोई और ही हो? हाँ, होने को तो हो सकता है, लेकिन वो समीर और आंचल को लेकर ऐसे भाग क्यों गया? यहाँ शिमला में जो हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा है, मैं वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है 1.5 साल तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो मतलब काश भी लंबे टाइम के लिए चाहिए? कम से कम 1 साल, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए सर जी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, हम पूरी करेंगे। आपको जितनी गाड़ी चाहिए, कौन सी टाइप की चाहिए, बस 24 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। हमको भी तो वही चाहिए। मुझे 4-6 जगह जाना पसंद भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं। आप बता दीजिए कि आपको हायर पर गाड़ी कब से चाहिए, हम अभी से बंदोबस्त शुरू कर देते। फिलहाल तो मुझे साइड इंस्पेक्शन के लिए जाना है। अभी इमीडिएटली कौन सी कार अवेलेबल है? अभी हमारे पास सिर्फ नाम है, गुरप्रीत कौर। एड्रेस नंबर कुछ नहीं। 1998 में संजीव पारेख ने अमृतसर की गुरप्रीत कौर से शादी की थी। तब ये संजीव अमृतसर की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, संदर्भ टूर्स एंड ट्रेवल्स। लगभग 19 साल पहले की बात है। काफी कुछ बदल गया होगा। फिर मैं ढूंढता हूँ दोनों, संदर्भ टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसी और गुरप्रीत कौर को। हैदराबाद का एड्रेस नहीं मालूम, सिर्फ नाम मालूम है, जया नायडू। और 16 साल पहले 2001 में शादी की थी उसने। सिर्फ नाम से पता लगाना मुश्किल होगा। इस संजीव पारेख के बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए होंगे। शाकिर, हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। अमृतसर की गुरप्रीत कौर की तरह हैदराबाद की जया नायडू भी किसी अमीर फैमिली को बिलोंग करती है। अब ये संजीव हैदराबाद में क्यों आया था, क्या कर रहा था, हमें कुछ नहीं पता। अमृतसर में भी ट्रैवल एजेंसी का नाम सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि संजीव ने कभी एक बार उसके भाई के साथ जिक्र किया था। लेकिन दीपक, यहाँ पे हैदराबाद में जया नायडू नाम की हजारों औरतें, उसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ भी। संजीव के जया के साथ 2 बच्चे हैं, समीर और आंचल। उनके फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। हाँ, वो भेज दो। और इस संजीव पारेख की भी फोटोज हैं? हाँ हैं, मैं तीनों के फोटोज तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। आंचल के कॉल रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला 14 जुलाई का, जिसके तुरंत बाद ही आंचल गायब हुई थी। इस कॉल के जरिए हमें पता लगने वाला था कि आंचल कहाँ गायब हुई थी और उस वक्त वो, उसका भाई समीर और पिता संजीव कहाँ हो सकते थे। हेलो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरती बात कर रही हूँ दिल्ली पुलिस से। आप कौन बोल रहे हैं? मैडम, ये पीसीओ का नंबर है, लाजपत नगर मार्केट के पास है। क्या बात है मैडम? एड्रेस? सर, पीसीओ वाले को संजीव का फोटो दिखाया, पहचान नहीं पाया, लेकिन पक्का लगता है कि संजीव ने ही फोन किया होगा आंचल को अपने साथ ले जाने के लिए। पापा कहाँ हैं? अंदर है, चलो। हेलो पापा। कैसी हो आंचल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, हम तीनों को कहीं जाना है। कहाँ? है एक जगह, लेकिन पहले कुछ खाओगी? अगर संजीव ने लाजपत नगर मार्केट वाले पीसीओ से आंचल को फोन किया था तो आंचल वहां गई होगी और संजीव और समीर शायद वहां उसका पहले से इंतजार कर रहे हो। हाँ, ऐसा हुआ हो सकता है सर। तो हमें उस जगह को खंगालना चाहिए जहां पे वो तीनों मिले और जहां के लिए निकले।
टैक्सी। एक पूरे दिन की तलाश के बाद एक मॉल के सीसीटीवी में संजीव, समीर और आंचल को टैक्सी लेते वक्त देखा गया। नंबर दिख रहा है गुरु? अब हम उस टैक्सी की ट्रैकिंग करने वाले थे। उम्मीद थी कि इससे हमें पता चलता कि संजीव और उसके दोनों बच्चे कहाँ थे। पापा अब हम कहाँ जाएंगे? देखते हैं, कई जगह है जाने के लिए। पर पापा दादी बहुत टेंशन में आ जाएंगी। लेकिन हमें उनको बताना नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। राइट आंचल? दीदी, हम कोई सुराग नहीं छोड़ सकते। संजीव ने ऐसा क्यों किया? बच्चों को शामिल किया? बच्चों को? हमें क्या पता है? कुछ नहीं। हमें भैया के बारे में कभी कुछ पता चला है? लेकिन वो औरत, वो तो मेरी उम्र की रही होगी ना? उसने ऐसा क्या किया होगा? दलजीत, तेरा ही टैक्सी 14 जुलाई की दोपहर को 3:05 का समय दिखा रहा है। ये देख छपा है। हाँ हाँ देख रहा हूँ, तीनों याद भी है मुझे, लेकिन ये कहाँ की सवारी थी ये नहीं याद आ रहा। लगा लगा दिमाग पे जोर लगा। ये लोग पुलिस को चाहिए, मर्डर केस है। कहाँ छोड़ा था? हाँ, कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पीछे टूर एंड ट्रैवल वाले हैं ना, जहाँ से अलग अलग शहरों के लिए बसें चलती हैं, वहां पे छोड़ा था इन्हें। इन तीनों को मैंने वहीं छोड़ा था और ये तीनों सीधा एक दुकान के अंदर चले गए थे। भाई दलजीत, मुझे वहां लेकर चल अभी। चल चल जल्दी चल। ये संजीव पारेख, ये आंचल पारेख और ये समीर पारेख। संजीव, आंचल और समीर पारेख। संजीव, आंचल, संजीव पारेख मिल गई। ये मिल। कहाँ की बुकिंग है? शिमला की बस ली है। ये रात की 8:45 की बस थी। टिकट कैंसिल नहीं हुआ तो बैठ गया हूँ। लुका छिपी शुरू होने से पहले ही धरना इन तीनों को। आरती, एक टीम लेकर अभी शिमला के लिए निकलो। जी। अपनी एक लोकल टीम है वहाँ। अगर ये संजीव पारेख होटल में ना हो और वहीं किसी के घर में ठहरा हो तो कोई तो जानता होगा। तुरंत अपने लड़कों को फोन करो। सर, गुरप्रीत को अभी तक ट्रैक नहीं पड़ा, पर ये जया नायडू ट्रैक हो गई है हैदराबाद में, समीर और आंचल की मां। हमारी एक टीम शिमला की ओर बढ़ रही थी संजीव और उसके बच्चों को ट्रेस करने के लिए, और दूसरी टीम हैदराबाद के लिए रवाना हुई जया नायडू से मिलने के लिए, जो संजीव पारेख से 13 साल पहले अलग हुई थी, पर उस पर कोई ना कोई रोशनी जरूर डाल सकती थी। जया जी, क्या संजीव के साथ अब भी टच में है? मैंने बता चुकी हूँ सर कि उस इंसान से बरसों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। घिन आती है मुझे ये सोच के कि कभी वो गलीज इंसान मेरा पति था। बच्चे कभी आपके टच में रहे? समीर या आंचल? नहीं सर, बल्कि इन्होंने जब मुझे उनकी फोटो दिखाई मैं तो उन्हें पहचान तक नहीं पाई। लेकिन वो कमीना वही है। संजीव ने एक बूढ़ी औरत कविता आचार्य का कत्ल कर दिया। मैंने इनको बताया इस बारे में, लेकिन इनका कहना है कि ये किसी कविता आचार्य को जानती ही नहीं है, यहाँ तक कि इन्होंने कभी उनका नाम भी नहीं सुना। लेकिन सर, वो कत्ल संजीव कर सकता है। जब उससे मेरी शादी हुई थी तब मैंने उसका असली चेहरा नहीं देखा था, लेकिन शादी होने के बाद वो जानवर बन गया था, रोज पीटता था मुझे। आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप उसके साथ दिल्ली आ गई थी? जी, मैंने अपने पहले पति को संजीव के लिए छोड़ा था, क्योंकि मैं संजीव से बहुत प्यार करती थी। मुझे लगता था कि संजीव भी मुझसे प्यार करता है और उसके साथ मुझे एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। मेरे अम्मा अब्बा मेरे इस फैसले के सख्त खिलाफ थे, पर फिर भी मैंने उन्हें छोड़कर संजीव के साथ शादी कर ली। अम्मा अब्बा ने इसलिए मुझसे सारे नाते तोड़ दिए। जब मेरी बेटी आंचल पैदा हुई तब हम दिल्ली में थे। संजीव वहाँ कुर्शी टूर्स एंड ट्रैवल्स में जॉब करता था। फिर वो मस्कट चला गया क्योंकि उसकी वहीं किसी ट्रैवल लाइन में ही जॉब लग गई थी। बीच बीच में आता था। फिर समीर पैदा हुआ। समीर के पैदा होने के बाद
वो हमसे एक बार भी मिलने नहीं आया, बल्कि उसने तुम्हें पैसे भी भेजने बंद कर दिए थे। अब आप ही बताइए, मैं 2 बच्चों की अकेले देखभाल कैसे करती? इसलिए मैंने अपने अम्मा अप्पा से माफ़ी मांगी और समीर और आंचल को लेकर हैदराबाद चली आई, यहाँ अपने अम्मा अप्पा के पास। पर बच्चे तो संजीव के पास हैं। यही तो दुखती रह गया सर। मैं बच्चों को हैदराबाद लेकर ज़रूर आई थी, लेकिन संजीव ने यहाँ आकर मुझे धमकाया और छीन ले गया मेरे बच्चों को। नहीं संजीव भाई, जया भाभी ने कुछ भी नहीं बताया हमें। फोन भी 2 हफ्तों से बंद है, घर भी 2 हफ्तों से लॉक है, समझ लीजिए। बल्कि हमने तो सोचा भाभी आपके पास गई है बच्चों को लेके फॉरेन में। ये क्या लगा रखा है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना अब। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे भी यहीं रहेंगे मेरे साथ। तू बाहर में जा, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मेरे बच्चों को तुम्हारे जैसी बाप की जरूरत नहीं है, जो ना उनकी देखभाल कर सकते और ना ही प्यार। अंदर जा, कागज पेंसिल लेकर आ और उन सारी चीजों की लिस्ट बना जो तूने मेरे घर से चुराई है। 8 लाख के गहने का तो मुझे पता है, ये लिस्ट मुझे पुलिस को देनी है। पर मैंने कुछ नहीं चुराया तुम्हारे घर से। ये इंस्पेक्टर को बोलना, इंस्पेक्टर शरद दोस्त है मेरा, उसने तेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस निकाली है। हाँ शरद, एक साथ काम करते थे। हमारी टीम ने भोपाल में पूजा को खोद ली। आंचल और समीर को भी घसीट लिया? वो अभी पता नहीं, दोनों उसके साथ हैं। पूजा, तुम कविता आचार्य को अच्छे से जानती थी। संजीव ने उन्हें क्यों मारा? कविता आचार्य या फिर उनके हस्बैंड मुकेश आचार्य के साथ संजीव का कभी कोई झगड़ा हुआ था? जब तक हम लक्ष्मी नगर में रहते थे, कविता जी और मुकेश जी के साथ कभी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। हम सब तो बड़े प्यार से घुल मिलकर रहते थे। तुमने संजीव को 2014 में छोड़ा? हाँ, उसके बाद ना मेरी उससे या ना बच्चों से कभी कोई बात हुई। उसने बच्चों को भी मेरे खिलाफ भड़काया होगा। तीनों आखिरी बार शिमला में दिखे थे। कहाँ जा सकते हैं वो लोग? वो हैदराबाद जया के पास कभी नहीं जाएगा, भोपाल मेरे पास भी नहीं आएगा। संजीव ने मुझे बोला था कि जया ने उसे और बच्चों को छोड़ दिया। मुझे तो अब पता चला कि संजीव ने जया को धमकी देकर आंचल और समीर को अपने साथ ले आया। वैसे जहां तक मैं जानती हूँ, एक लास्ट मानसी बैनर्जी थी उसकी लाइफ में। लक्ष्मी नगर वाले घर के पड़ोसियों में कोई मानसी को जानता हो? जी नहीं, ये हमारे पटेल नगर शिफ्ट होने के बाद की बात है। देखिए, संजीव 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। झांसा देकर लड़कियों को पटाता है और जब मतलब निकले तब अपने असली रंग दिखाता है। झूठ तो पानी की तरह बहता है उसके मुंह से। जब हम लक्ष्मी नगर से पटेल नगर आए तब उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी का डामाडोल था। कई सारे लोगों का कर्जा था सर पर। तब वो इस मानसी को घर ले आया। अब से ये यहीं रहेगी। यहाँ रहेगी मतलब? मैंने इसे आंचल और समीर से मिलवाया, हम लोगों ने साथ में डिनर भी लिया। मैं समझ नहीं रही हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मानसी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। माँ, हमें वो अच्छी नहीं लगती है। माँ, आप उसे यहाँ से जाने के लिए कहो ना। और वो यहाँ रहने की सोच भी कैसे सकती है? ये तुम्हारे पापा को सोचना है, क्या करना है और क्या नहीं। तो आप ही पापा को बोलो ना। मार तो बहुत खाई थी मैंने। उसके बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानती थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, माँ कहते थे। संजीव ने मुझे पहले ही बोल के रखा था कि मेरे खुद के बच्चे नहीं होंगे। सब कबूल था, पर दूसरी औरत कबूल नहीं थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हमें इस मानसी की कोई खबर नहीं मिल रही। मुझे नहीं लगता कि मानसी बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो तो बस संजीव की चिकनी चुपड़ी बातों में झूम रही थी। लक्ष्मी नगर से निकलने के बाद तुम लोग पटेल नगर शिफ्ट हुए। वहां का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? देती हूँ। और एक बात, ये मानसी कोलकाता से है। एक बारी उसने मुझे बोला था। और ये संजीव मोबाइल फोन यूज नहीं करता, सच है? सच है। और वो इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को दगा दिया था। उन सब से बचने के लिए वो जानबूझकर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था।
और इस सब मुझे शादी के काफी बाद पता चला। मानसी का कोई नंबर है? देखना पड़ेगा। पूजा ने पटेल नगर का जो एड्रेस दिया वहां जाकर आए। पड़ोसियों को मानसी तो याद है, पर सिर्फ नाम से। वो लोग 2015 में वहां से निकले। मानसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिला? आरती के पास मानसी का पुराना नंबर है जो कोई और इस्तेमाल कर रहा है। वैसे मैंने 2015 के पहले के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं जब वो नंबर मानसी यूज कर रही थी। हमारे पास उस चुराई हुई गाड़ी पर भी कोई लीड नहीं जिसमें तीनों फरार हुए। इसके पहले कि हम मानसी तक पहुंचते, हमें चुराई की कार की खबर लखनऊ से मिली। शिमला की ये गाड़ी लखनऊ की एक सेकेंड हैंड कारों की दुकान में पाई गई। हाँ सर, गाड़ी के कागजात शशांक भट्ट के नाम पर ही हैं। इन पेपर्स के अगेंस्ट में तुमने लोन दिया था उसको? हाँ सर, मतलब मैंने गाड़ी खरीदी नहीं है, उसने गिरवी रखी थी 1 महीने के लिए और कहा था कि 1 महीने के लिए मैं गाड़ी किसी को भी किराए पे दे सकता हूँ। जब वो लोन सूद समेत लौटा देगा गाड़ी ले जाएगा। शशांक मेरा दोस्त, ये गाड़ी मैंने उसी से खरीदी। अभी नाम ट्रांसफर नहीं हुआ इसलिए सारे पेपर्स उसी के नाम पर है, लेकिन गाड़ी मेरी है। हाँ, 1 महीने में लोन चुका दूंगा सूद समेत। और अगर 1 महीने बाद तुमने पैसा सूद समेत नहीं लौटाया संजीव, तो मैं गाड़ी बेच दूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं अपनी गाड़ी बिकने नहीं दूंगा। हाँ, अभी जरा डाउन चल रहा है इसलिए गिरवी रख रहा हूँ। 1 लाख का लोन, 10,000 का ब्याज, महीने में चुका दूंगा। लोन के लिए थैंक्स। चलो बेटा। इतना डिसेंट आदमी लग रहा था सर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गाड़ी चोरी की निकलेगी। लेकिन जब गिरवी रखी गाड़ी किसी और के नाम पर थी तो वो गाड़ी तुमने ली क्यों? गलती हो गई सर, मुझे लगा बस 1 ही महीने की तो बात है। ये लखनऊ में कहाँ रह रहा था? उसने एड्रेस तो दिया था सर, लेकिन वो जाली निकला। एक नंबर भी दिया था लेकिन वो भी जाली निकला सर। और तुमने महीने भर इस नंबर पे कभी कॉल ही नहीं किया? अब हमारी खोज लखनऊ में शुरू हुई। सारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और जहां भी संजीव और उसके बच्चों के रहने की संभावना थी, हमने वहां पूछताछ की। अब हम हताश हो रहे थे। मानसी बनर्जी, दिल्ली पुलिस। सारी कोशिशों के बावजूद संजीव पारेख हमारे हाथ नहीं लग रहा था, पर हम मानसी बनर्जी तक पहुंचे। अरे संजीव, ये बच्चे मेरे पास क्यों आएंगे? क्यों आएंगे वो छोड़िए, आया था या नहीं आया था ये बताइए। क्या उसने आपको फोन किया था या किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? मैंने सब कुछ फोन पर बता चुकी हूँ, आपके दोबारा पूछने से कुछ बदल नहीं जाएगा। आप उसकी जिंदगी में सबसे रीसेंट औरत थी। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरे दौरान या मेरे बाद उसकी जिंदगी में कोई नहीं आया? हमें खबर है, आप लास्ट थी। देखिए सर, 2015 में मैं उससे अलग हो गई थी और वैसे भी हमारे बीच कुछ सीरियस नहीं था। बस कुछ तो था कि जब तक चला तब तक ठीक था। उसके बाद मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया और मैं उससे अलग हो गई। बाय मतलब क्या बाय? हाँ, क्या बाय? बाय मतलब अलविदा। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। लेकिन क्यों? मैं तो तुमसे शादी की बात करने वाला था। हाँ, तो तुम्हें शादी करनी है तो करो ना, पर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो सकती। मानसी, तुम ये गलत कर रही हो। देखो संजीव, ड्रामा नहीं करते हैं। मुझे मेरी उम्र का और मेरी वेवलेंथ का लड़का मिल गया। सीरियस हूँ मैं उसके साथ, बहुत जल्द सेटल हो जाऊंगी। तो फिर तुम यहाँ आई क्यों थी मेरे घर? डेफिनेटली आंचल और समीर की माँ बनने तो आई नहीं थी। पूजा नहीं हूँ मैं। मानसी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते कि जबरदस्ती शादी की उम्मीद करो। नहीं मतलब नहीं। हाँ, ठेस तो पहुंची थी उसे, पर मैंने ज्यादा केयर नहीं किया और तब से मैंने उससे कट ऑफ कर दिया। और सर, मैं नहीं जानती कि कविता आचार्य कौन है और संजीव ने उसका मर्डर क्यों किया। नेट पे अपलोड कर दो। सारे स्टेट्स के सभी शहरों के हर कोने में लुकआउट की खबर फैलनी चाहिए। सर, कविता आचार्य के परिवार वाले बार बार पूछने आ रहे थे कि उनकी मां का कातिल अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया और कत्ल किस लिए हुआ, और हमारे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। कमाल कर रहे हैं आप सर। एक तरफ आचार्य परिवार कविता जी को खोने का खालीपन महसूस कर रहा था और दूसरी तरफ था कत्ल का कारण ना जानने का आक्रोश। ये खालीपन और आक्रोश आरोपी के परिवार में भी झलक रहा था। एक बूढ़ी औरत अपने पोते की सुरक्षा को लेकर परेशान थी। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके बेटे ने कत्ल जैसा संगीन जुर्म क्यों किया और अपने बच्चों को उस जुर्म में शामिल क्यों किया।
दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर ये मैसेज आया है संजीव पारिक के बारे में। मेरा नाम भास्कर झा है। आपने जिस क्रिमिनल का फोटो डाला था नेट पर, संजीव पारिक, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है यहाँ वाराणसी में। इस भास्कर झा से तुरंत कांटेक्ट करो। पूरे 2 महीने हम संजीव पारिक के पीछे लगे रहे, वो हमारे हाथ नहीं लगा। अब अचानक से ब्रेक थ्रू एक ऐसे शख्स से मिल रहा था जिसका कविता आचार्य मर्डर केस से कोई वास्ता नहीं था, पर संजीव से जरूर था। एक हफ्ता पहले संजीव ने मुझे बाइक बेची थी। मुझे बोला 2 दिन में बाइक के पेपर्स दे देगा। अब हवा हो गया सर। कहाँ रह रहा था? सर यहाँ एक गणेश लॉज है, वहाँ अपने बेटे और बेटी के साथ रह रहा था सर। सर बाइक ऋषिकेश से चोरी हुई, किराए पे ली थी, फिर इसका जीपीएस निकाला और इसको यहाँ वाराणसी में ले आया। इस वक्त कहाँ होगा वो? पता नहीं सर, लेकिन 3 दिन पहले मैंने उसे 80 घाट पे देखा था। मैंने जैसी आवाज़ लगाई सर भाग खड़ा हुआ। भीड़ का फायदा मिल गया सर उसे, वरना मैं उसे वहीं धर लेता। तुम्हारी पहचान कैसे हुई? सर मैं यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ। मैं संजीव पारिक और उसके दोनों बच्चों को सैर करवा रहा था सर। बातों बातों में मुझसे बोला कि वो यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी डालना चाहता है, गाड़ी खरीदने वाला है, इसलिए बाइक बेचना चाहता है। सर मैं झांसे में आ गया। नंबर दे उसका। सर ये लीजिए सर। ये संजीव पारिक मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मुझे बोला दिल्ली में इसकी एक एजेंसी है, मस्कट में एक एजेंसी है। मुझे लगा इंटरनेट पे सर्च करूंगा तो कोई जानकारी मिल जाएगी। सर जैसे ही मैंने इसका नाम डाला, सबसे पहले मर्डर वाली खबर और इसकी फोटो दिख गई। सर मैं तो देख के ठंडा पड़ गया एकदम से। नंबर स्विच ऑफ है। तुमने 80 घाट पर कब देखा था? 3 दिन पहले? हाँ सर 80 घाट पे 3 दिन पहले। वैसे 3 दिन काफ़ी होते हैं, चांसेस कम है कि वो अभी भी वाराणसी में हो। अखिलेश फिर भी कोशिश करो। सर पूरा नेटवर्क लगा देता हूँ। दिल्ली, शिमला और लखनऊ के तजुर्बों के बाद हमें ये लग रहा था कि इस बार भी संजीव पारिक हमारे हाथ से निकल गया, वाराणसी छोड़ चुका है। पर फिर भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिर में मेहनत रंग लाई। अरे सुन, चाय नमकीन लेके आ। हेलो, हाँ 1 मिनट। साहब मैं फोन करने बाहर गया, भाई गायब। ये लड़का यहीं बैठा रहा। समीर। हाँ तुम्हारे पापा संजीव पारिक कहाँ हैं? वो 15 मिनट में आएंगे। बिल चुका देना और यहीं रुकना, मैं 15 मिनट में आता हूँ। और तुम्हारी बहन आंचल, वो कहाँ है? पद्मा लॉज। लड़का और फादर बाहर गए हैं, लड़की अब भी कमरे में है। मैंने उसे बाहर जाते नहीं देखा सर। दरअसल लड़की के फादर ने होटल के फोन पर कॉल किया था और मैंने खुद लड़की को कॉल ट्रांसफर की थी। वो रही सर। आंचल पारिक। हाँ पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। और तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पापा रेस्टोरेंट नहीं पहुंचा और ना ही होटल। वो तुम दोनों बच्चों को छोड़कर भाग गया है। वादा किया था पापा ने, वो आकर हमें ले जाएंगे। फोन पर तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा आंचल? बोले डरो नहीं, मैं आऊंगा लेने। पर तुम तो कहीं जा रही थी, भाग रही थी। आंचल तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम लोगों ने कविता आचार्य का कत्ल क्यों किया? नहीं सर, मैंने कविता दादी को नहीं मारा। मैंने उन्हें इतने सालों में देखा तक नहीं। पर समीर तो कह रहा है कि ये सब तुम सब लोगों की मिलीजुली साजिश थी। तुम्हारे पापा ने और उसने मिलकर कविता को मार दिया और फिर तुम भी उनके साथ भागी। आंचल तुम भागी क्यों?
और तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हारी दादी के घर तक पहुंच गए? पापा ने फोन करके कहा कि तुरंत आ जाओ। मैं गई। मैंने कहा था पापा से कि दादी टेंशन लेंगी। पर तुम्हें मालूम था कि उन लोगों ने कविता आचार्य को मार दिया है? जब पापा के साथ गई तब नहीं मालूम था, लेकिन 2 दिन बाद न्यूज़ में आने लगा तो मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया। पर सर, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। पर आंचल, तुम उन दोनों हत्यारों के साथ भागती रही हो। आंचल, झूठ ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा। बता दो हमें, कहाँ हैं तुम्हारे पापा? तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्राइम शोज की वीडियोस दिखाए 4 महीने लगातार, ये मर्डर करने के लिए? हाँ। तो प्लान ये था कि कविता आचार्य, जिसे तुम दादी कहते थे, उसको मारना। क्यों मारना, ये नहीं बताया? पापा ने नहीं बताया कि वो मारी जाएगी। लेकिन तुम तो अपना चेहरा छुपाते हुए उनके घर तक पहुंचे थे ताकि उनकी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी शक्ल नजर ना आए। पापा ने कहा था कैप पहनने के लिए और मुंह छुपाने के लिए, ताकि कोई पहचान ना सके। वीडियोस में ऐसा ही देखा था, लोग करते हैं ऐसा। पापा ने बोला हमें भी करना है। जब तुम्हारे पापा संजीव ने कविता आचार्य का कत्ल किया तो तुमने उनकी टांगें जकड़ रखी? हाँ। ऐसा ऑन द स्पॉट हुआ या पहले से प्लान था? अचानक पापा ने कहा उनकी टांगें पकड़ लो। संजीव, छोड़ो संजीव, संजीव छोड़। छोड़, कस के पकड़। अरे क्या कर? जोर से। अरे छोड़ संजीव, हाथ छोड़ दे मेरा। क्यों मार डाला? मुझे नहीं पता। पापा और कविता दादी के बीच में कुछ बातचीत हुई थी। किस बारे में? पैसा। संजीव, इतनी दूर आए हो तो चाय पी के जाना, लेकिन इस विषय पर। हाँ सर, संजीव भैया ने बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। एक बार संजीव पारेख हाथ लग जाए तो फिर पूछते हैं उससे। आंचल, तुम और तुम्हारा भाई समीर अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे पापा तुम दोनों को छोड़कर भाग गए और तुम्हारा भाई समीर वो फंस गया क्योंकि कविता आचार्य की बिल्डिंग के सीसीटीवी में वो साफ नजर आ रहा है और उसने अपना जुर्म कबूल किया। बोलो, तुम्हारे पापा कहाँ? उन्होंने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मिलने को कहा। कहाँ जाने वाले थे? मुझे नहीं पता। बोले कि बैग वैग सब रूम पर ही छोड़ दो और रिक्शा लेके स्टेशन पर पहुंचो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा भाई पकड़ा जाएगा? उन्होंने कहा समीर की फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, हम बाद में उसे भी साथ में ले लेंगे। पर ऐसा तो हुआ नहीं। तुम्हारा भाई समीर तो पकड़ा गया और तुम भी पकड़ गई, है ना? इसलिए बोलो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उन्होंने बस इतना ही कहा कि ट्रेन की टिकट खरीद ली है हम दोनों के लिए। रात की ट्रेन है। अमृतसर से चलकर मुगल सराय, पटना, आसनसोल के मुझे वही लग रहा है। ध्यान से आगे बढ़ना। इस बार संजीव पारेख का चेहरा छुपाने का पैंतरा काम नहीं किया। हमने उसे हर तरफ से घेर लिया था। देखिए सर,
मोटा मोटा ऐसा है, मुकेश जी ने मुझसे लोन लिया था 1 लाख रुपए। वो चुकाने के पहले ही वो गुजर गए। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने उनकी पत्नी कविता जी से पैसे मांगे। उस वक्त समीर, मेरा बेटा, मेरे साथ था। कविता जी ने साफ मना कर दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया सर। मुझे मालूम था आप मेरी बेटी आंचल से पूछताछ करोगे। मैंने आंचल को अपने पास बुला लिया। मैं आंचल और समीर को लेकर यहाँ वहाँ भटकता रहा। आप लोग पीछा करते रहे। फाइनली आप जीत गए, मैं हार गया। तुमने अपने बेटे समीर को स्कूल से निकाला, पंचकुला में उसे बिठाकर 4 महीने क्राइम वीडियोस दिखाए। तुम वहां सिर्फ पैसों के लिए नहीं गए, तुम वहां गए थे मर्डर करने। तब ये बताओ कि मर्डर का असली मकसद क्या था? वहां जाने का एक ही मकसद था, और वो था 1 लाख रुपए, जो मुझे उनके कंगन गिरवी रखकर मिले। वहां पास ही में एक आदमी था जिसके पास वो गिरवी रखे। 1.25 लाख मिले, हिसाब चुकता। संजीव पारेख, तुमने चेहरा ढका, साथ में छुरा लेकर गए, अपने बेटे को साथ लेकर गए। तुम वहां सिर्फ पैसों के लिए नहीं गए थे। बोलो, इस सब के पीछे की असली कहानी क्या है? मैंने कहा ना सर, अपनी कहानी बना लो, उसे असली नकली चाहे जो नाम दो। संजीव पारेख से इस कत्ल के पीछे का मकसद निकलवाना आसान नहीं था, पर मकसद तो था, एक बड़ा मकसद जिसने सबको चौंका दिया। हमने कविता आचार्य के कंगन उस दुकान से बरामद किए जहां संजीव पारेख ने उन्हें गिरवी रखा था। समीर पारेख नाबालिग होने की वजह से जुवेनाइल होम भेजा गया। आंचल पारेख को एक गर्ल्स ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया काउंसलिंग के लिए। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बस अपने पिता और भाई के साथ भागी थी। संजीव बार बार उसे 1 लाख की बात करता रहा जो आपके पिता ने उससे लोन लिया था। तो हमसे बात करता, हमसे मांग लेता। मां को मारने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात होती तो मां हमें बताती। नहीं, वो आदमी जरूर झूठ बोल रहा है सर। कुछ हद तक झूठ बोल तो रहा। कुछ हद तक का क्या मतलब है सर? सच क्या है और झूठ क्या है? मेरी मां को उसने क्यों मार डाला? उसने ऐसा कहा? जी, उसने कबूल किया। हमें पहले से शक था कि बात कुछ और है, वरना वो अपने बेटे को अपने साथ क्यों ले जाता? उसे क्राइम वीडियोस दिखाकर क्राइम करना क्यों सिखाता? वो भी लगातार 4 महीने। वो समीर को फंसाना चाहते थे, लेकिन क्यों? पागल हो गए हैं क्या वो? तो संजीव पारेख, अब सच बोलोगे या थोड़ी और पिटाई करें? मुझे मालूम था सर, वो पैसे नहीं लौटाएगी। बुढ़िया का इरादा ही नहीं था पहले से। तेरा इरादा क्या था? क्या मकसद था? असली मकसद एक ही था, मर्डर। इसके लिए मैंने समीर, मेरे बेटे को ट्रेन किया और अपने साथ ले गया। तूने एक बच्चे को जुर्म में शामिल किया, अपने खुद के बेटे को। क्यों? क्योंकि वो समीर मेरा बेटा नहीं है। जया के अफेयर की निशानी है, उसकी चीटिंग की पैदाइश। तो तू समीर को क्रिमिनल बनाकर उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहता था? उसकी माँ ने मेरी लाइफ बर्बाद की, उसका क्या? हाँ? उसे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो वहां था, मस्कत, फैमिली के लिए पैसे कमा रहा था, और वो यहां अपने पेट में किसी का पाप पाल रही थी, पता नहीं किसका। फिर भी मैंने सोचा सब भूल जाता हूं, नए सिरे से जिंदगी शुरू करता हूं। लेकिन एक दिन अचानक साली बच्चों को लेकर भाग गई, कुछ बताया नहीं, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। अरे फिर भी एक छोटे बच्चे को जुर्म में शामिल करने का लॉजिक क्या था? वो भी मर्डर जैसा जुर्म? बदला, और क्या? समीर मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा खून नहीं है। वो जिए मरे, उसका जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा नहीं है, वो निशानी है, मेरे साथ हुए धोखे की निशानी।
एक क्रिमिनल को जेल भेजा जा सकता, उस पर अदालत में मुकदमा चलाकर उसके जुर्म को साबित करके उसे सजा दिलाई जा सकती है, लेकिन उस ख्याल को, उस क्रिमिनल इरादे को किसी के जहन से जुर्म करने से पहले ही कैसे निकाला जाए, खासकर तब जब वो क्रिमिनल इरादा एक निजी अधूरेपन से उभरा हो। एक गहरी रंजिश एक घाव से निकलती है जो वक्त के साथ